हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है व्हाई इट इज़ क्रिटिकल या इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर क्रिटिकल टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट व्हेन यू आर यंग। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्या वो एडवांटेजेस हैं अगर आप अभी जब आप यंग हैं तब आप रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट कर लेते हैं तो व्हाट एडवांटेजेस यू विल एंजॉय इन द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ या लेटर पार्ट ऑफ योर वर्किंग लाइफ। एंड ये एडवांटेजेस आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इन एडवांटेजेस को ही छुपाकर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एसआईपी की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। चारों तरफ से यही मैसेजिंग मतलब दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, चाहे इंटरनेट पे चाहे न्यूज़पेपर्स में, कि इक्विटी मार्केट्स की तरफ शिफ्ट करो, म्यूचुअल फंड खरीदो एंड खुश रहो। बात यह है कि आप सिर्फ से खुश रह नहीं पाओगे अगर अभी आपने पहले जब आप वर्किंग लाइफ की इनिशियल पार्ट में अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके उसका पूरा एक एक्विजिशन जब तक कंप्लीट आप नहीं कर लोगे। और वो क्या एडवांटेजेस होंगे मैं आपको वीडियो में लास्ट में ये वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे, रेडिट पे इस चीज़ का बहुत बड़ा एक सोशल इशू की तरह एक चीज़ निकल के आई है कि रेंट्स का इंक्रीज होने पे लोगों का बहुत पेन है, बहुत गुस्सा है। एंड इसको लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि रेंट्स बहुत बढ़ चुके हैं। नोएडा में 21% बढ़ चुके हैं या 15% बढ़ चुके हैं। मतलब रेंट्स के बढ़ने का बहुत रोना है जो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, रेडिट पे। तो ये जो लोग हैं जो रेंट के बढ़ने के लिए रो रहे हैं या प्रॉपर्टी टाइम से नहीं खरीद पाए इसलिए रो रहे हैं या प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं इसलिए रो रहे हैं, तो इन लोगों के लिए ही ये वीडियो है, इनकी आंखें खोलने के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जब आप ये सोच के देखो कि जब आप रेडिट पे ये शोर कर रहे हो, जब ये रेडिट पे ये रोना हो रहा है, सोशल मीडिया पे ये रोना हो रहा है कि रेंट्स इतने बढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि जो यूथ है छोटे शहरों से वो जॉब की सर्च के लिए, जब पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब की सर्च के लिए बड़े शहरों में जहाँ पे कंपनीज हैं, जहाँ पे जॉब्स हैं, वहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आता है। एंड मे बी उसको जॉब मिले ना मिले, उसको जॉब सर्च करने के लिए या जॉब मिलने पे जॉब करने के लिए भी उस बड़े शहर में रहना पड़ता है। अब क्योंकि जॉब छोटे शहर में तो कोई है नहीं, अब बड़े शहर में उसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, इसलिए उसको रहने के लिए रेंट पे जगह चाहिए। एंड कोविड के बाद ये फिनोमेना बहुत ही ज़्यादा दिखने को मिला है कि रियल एस्टेट खुद का होना, अपना खुद के घर का होना कितना इम्पोर्टेंस रखता है। वो चीज़ कोविड के बाद से निकल के आई है जिसकी वजह से रेंट एंड जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं ये बहुत ही शार्पली इंक्रीज किए हैं पिछले कुछ सालों में। एंड जो जॉब मार्केट है वो इतना अनसर्टन है, या उसमें वर्किंग आवर्स को लेके जो आज की डेट में एक डिबेट चला हुआ है कि कोई कहता है 70 आवर्स वर्क वीक होना चाहिए, 84 आवर्स होना चाहिए, 90 आवर्स होना चाहिए। तो जिस हिसाब से सैलरीज हैं जो लो हैं पर अंडरपेड होने के बाद ओवर वर्क कराया जा रहा है, एंड ऐसा होने पे अप टू 40-45 ईयर्स तक की जब एज आती है आपका बर्नआउट अच्छी तरीके से हो चुका होगा, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट जॉब। आप जब तक जॉब पे डिपेंडेंट रहोगे तो 40-45 ईयर्स तक आपको इतना इस टाइप का जो वर्क वीक है, इस टाइप का जो वर्क कल्चर है जो कॉर्पोरेट्स का है इन दिनों, उसमें आपका बर्नआउट होना एकदम कंफर्म्ड है। और आप जॉब छोड़ने की भी सिचुएशन में नहीं होगे बिकॉज आपका खुद का कोई अभी तक रहने का ठिकाना नहीं है, आप रेंट पे रह रहे हो। या तो 45 ईयर तक की एज में कंपनीज के लिए भी ये ज़्यादा फीजिबल है कि आपको वो फायर करे और आपकी सैलरी के अमाउंट के बराबर ही अमाउंट में 3 नए फ्रेशर्स को हायर करे जो बेटर स्टेमिना रखते हैं जॉब के वर्कलोड को लेने का, और उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है, उनसे ज़्यादा काम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। आपके लिए ये टफ हो जाएगा अगर आपने अपनी इनिशियल वर्किंग लाइफ के दौरान अपनी सैलरी से थोड़ी सी फंडिंग की हेल्प अपने पेरेंट्स से या रिश्तेदारों से लेकर, अगर आपकी शादी हो गई है तो, एंड थोड़ी सी फंडिंग बैंक से लेकर, अगर सब कुछ जोड़कर आपने अपने लिए अगर एक रियल एस्टेट की एक्विजिशन नहीं करी और अपने लिए कोई रियल एस्टेट नहीं बनाया तो बहुत टफ आपके लिए आगे की लाइफ, लेटर पार्ट ऑफ योर वर्किंग लाइफ होने वाली है। अब उन एडवांटेजेस की तरफ मैं आता हूं जो एंजॉय करेगा वो यूथ जिसने इनिशियल पार्ट में सिर्फ
ना कर कर, कमिटेड रहकर, डिसिप्लिन रहकर अपनी सैलरी में से, अपने फैमिली एंड रिलेटिव से फंडिंग की मदद से, बैंक की फंडिंग की मदद से ईएमआई देकर अपने लिए एक प्रॉपर्टी का एक्विजिशन पूरा कर लिया। अब ऐसा यूथ की लाइफ इमेजिन करने की कोशिश करो। आप 2 मिनट के लिए आप ये इमेजिन करो कि यू हैव, आप अपनी लेटर लाइफ में, लेटर वर्किंग लाइफ में हो, अराउंड 35 से 45 ईयर्स के बीच में आप हो, एंड यू हैव अ हाउस ऑफ योर ओन। ठीक है, एंड नाउ अब आप अपनी वो इमेजिन करने की कोशिश करो अपने आप को उस सिचुएशन में। अगर ऐसा हो जाता है तो पहला एडवांटेज कि आपको मेंटल सिक्योरिटी आपको और आपकी फैमिली को कितनी ज्यादा मिलेगी। मेंटल सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि कंप्लीट पीस ऑफ माइंड होगा, क्योंकि रियल एस्टेट एक रियल एस्टेट होता है, एक पेपर एसेट नहीं होता। पेपर एसेट जैसे कि म्यूचुअल फंड का कोई फोलियो नंबर, डीमैट अकाउंट की कोई स्टेटमेंट, इस टाइप का एसेट नहीं होता जो कहीं से खो जाए, या जिसके पास या किसी को वो समझ में ना आए कि भाई उसका मतलब क्या है, और जब लिक्विडेट कराना चाहे तो लिक्विडेट कैसे होगा ये समझ में ना आए। सो रियल एस्टेट एक रियल एस्टेट है जो इजीली ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है, लोकेटेड होता है एक कांस्टेंट प्लेस पे। सो जब चाहो वो लिक्विडेट हो सकता है, क्लियरली वो ट्रेसेबल होता है, तो मेंटल सिक्योरिटी आपको मिलती है। सेकंड, सोर्स ऑफ इनकम होता है आपको रेंट। अगर आप उसे रेंट पे देते हो तो आप रेंट कमा सकते हो, एंड ये वो तरीका है जिससे आप सिप करो, मतलब आप रेंट से सिप भी कर सकते हो और उस सिप से अपना कॉर्पस भी साइड बाय साइड बिल्ड कर सकते हो। सो सिप करने का ये जो रास्ता है ना, कि जॉब की सैलरी से, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि जॉब की सैलरी लो और उससे सिप कर दो, उससे बेटर है जॉब की सैलरी लो, पहले रियल एस्टेट बनाओ और उस रियल एस्टेट की रेंट से सिप करो और उस सिप से अपना कॉर्पस बनने दो। ठीक है, तो ये एक रास्ता होना चाहिए। थर्ड, इन्फ्लेशन प्रूफ या इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आती है रियल एस्टेट के रेंट से, और उसी हिसाब से उसकी प्राइस भी बढ़ता रहता है। कि जब जो भी रेंट है आज की डेट में, और अगर साल में 6% का इन्फ्लेशन रेट है, तो रेंट भी उस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बढ़ा के अगले साल चार्ज होता है। तो मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद रेंट आता है। तो अगर रेंट ऐसे धीरे धीरे इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हर साल बढ़ेगा, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होगी। जबकि सिप में जो ये कहते हैं कि 25 साल में यू विल बी अ करोड़पति या 35 साल में यू विल बी अ करोड़पति, उसमें इन्फ्लेशन कंसिडर वो नहीं करते हैं। 35 साल के बाद जो आपको 1 करोड़ मिलेगा, उसकी 1 करोड़ की परचेजिंग पावर वो 35 साल के बाद क्या होगी आप खुद सोचो। 1 करोड़ जो आज है और 1 करोड़ की 35 साल के बाद क्या परचेजिंग पावर होगी, आप ये खोजो कितनी इन्फ्लेशन के हिसाब से इरोड हो चुकी होगी उसकी परचेजिंग पावर। सो इन्फ्लेशन एडजस्टेड सिप वाली रिटर्न्स नहीं होती है, बट रियल एस्टेट की रिटर्न्स इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होती हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हमेशा इग्नोर करते हैं, छुपाते हैं, क्योंकि उनको सिप की तरफ डाइवर्ट करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है। फोर्थ, एप्रिशिएटिंग एसेट होता है रियल एस्टेट, डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं होता, क्योंकि जब जैसे जैसे उसकी रेंट बढ़ेंगी उसकी सेल वैल्यू भी, मार्केट वैल्यू भी धीरे धीरे कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ती है, वो डेप्रिशिएट नहीं होता। जो ये सिप कराते हैं फॉर अ कार और फॉर अ ट्रैवल वेकेशन, ये जब अगर आप कार खरीद लो या एक बार आप वेकेशन पे हुआ, आपकी सिप से जितना भी जोड़ा हुआ पैसा है वो खत्म हो जाएगा, एंड खत्म होके भी आपने लिया क्या, आपने ली कार, जो कि डेप्रिशिएटिंग एसेट है। या फॉरेन वेकेशन, जो आपने एक बार सारा फंड्स खर्चा और आपके सारी जो भी आपने जोड़ा हुआ था, आपकी सेविंग्स का कॉर्पस वो फिनिश हो गया। सो फ्रॉम वन गोल टू अनदर गोल, आप ऐसे करके सिप में ही, सिप के सर्कुलेशन में ही आप लगे रहोगे। फिफ्थ पॉइंट, फ्रीडम आपको मिलती है, यू विल बी एबल टू एंजॉय फ्रीडम। आप प्रेशर में नहीं रहोगे टू कंटिन्यू विद द जॉब। सो एज अ फोर्स्ड लेबर आप कभी काम नहीं करोगे, बिकॉज आप में भी हिम्मत होगी बॉस को आंखें दिखाने की। आप में ये एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स और जो भी अनएथिकल वर्क प्रैक्टिसेस होती हैं, इससे आप दबोगे नहीं, इसमें आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, फ्रीडम फील करोगे। जॉब को अगर क्विट भी करना है, क्विट करके आपको कम से कम ये नहीं होगा कि मेरी लाइफ अब आगे मैं सस्टेन कैसे करूंगा, क्योंकि लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ, वर्किंग लाइफ, आपकी एज, आपके एक्सपेंसेस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तीनों ही बढ़ गए होते हैं। तो इनिशियल पार्ट में भी अगर आप रियल एस्टेट ले लेते हो, जब आपकी एज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेंसेस कम होते हैं, तब वो एक्विजिशन करना ज्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू योर लेटर पार्ट। एंड आप किसी भी टाइप के प्रेशर में नहीं रहोगे। आप कंपेयर करो उस अपने कलीग को जो अराउंड 40 से 45 ईयर्स का है और वो
अब जाके स्टार्ट कर रहा है रियल एस्टेट की एक्विजिशन करने के बारे में, अब वो सोच रहा है। और अब वो अगर करा तो आप वो सोचो आगे कितने सालों तक वो सोच ही नहीं सकेगा कि भाई मुझे जॉब छोड़नी है, या जॉब में मुझे ये प्रॉब्लम है, या जॉब चेंज करनी है, मिलेगी नहीं मिलेगी, अनसर्टेनिटी से वो हमेशा ही जूझता रहेगा। तो कितना ज़्यादा पेनफुल होगा उसके लिए उस टाइम पे अगर कंडीशंस खराब होती हैं और जॉब में कंटिन्यू से करना पड़ जाएगा। तो अब क्या है, अगर आपने ऐसी एक एक्विजिशन कंप्लीट कर ली, सपोज आपने एक ऐसी एक्विजिशन कंप्लीट कर ली, थोड़ी सी लोन ले लिया और थोड़ा सा पेरेंट्स से फंडिंग ले ली, रिलेटिव से फंडिंग ले ली, कुछ अपनी सेविंग्स जोड़ के रखी थी, उसको जोड़ के आपने एक ऐसी एक्विजिशन कंप्लीट कर ली। अब एक एक्विजिशन ऐसी कंप्लीट करने के बाद इसमें जितने भी साल लगेंगे, तो ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम आपने एक एक्विजिशन कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, जो एक आगे का जो मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर से हिम्मत मिलेगी एक एक्विजिशन करने के बाद, वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये वो हिम्मत, यही वो कॉन्फिडेंस है जो आपको आगे फर्दर ऐसी एक्विजिशन करने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जॉब अच्छी हो चुकी होगी, आपकी सैलरी पैकेज बढ़ चुका होगा, सैलरी में अच्छे इंक्रीमेंट्स लग चुके होंगे, आपकी लोन टेकिंग कैपेबिलिटी वो इंक्रीज हो चुकी होगी, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो जॉब लोन लेने की, अपनी नेक्स्ट फर्दर एक्विजिशन करने के लिए। मोर ओवर बैंक के लिए भी आप एक बहुत क्रेडिबल लोन टेकिंग कस्टमर उसके बैंक के लिए आप होगे। क्यों? क्योंकि आपकी एकदम क्लीन हिस्ट्री है, कोई डिफॉल्ट आपने नहीं किया पुराने लोन की पेमेंट करने के लिए, एंड आपका फ्यूचर, आपका मतलब पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री इतनी क्लीन है कि आपको भी बैंक लोन देने से, मतलब लोन देने के लिए कम डाउटफुल होगा। और साथ ही साथ आपने क्योंकि एक एक्विजिशन अपनी यंग एज में कंप्लीट कराया है, इसका मतलब आपकी जो हैबिट है कमिटमेंट की, डिसिप्लिन की, वो अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी हैं। और अब आगे आप उसी डिसिप्लिन के हिसाब से अगर आप चलो तो आप फर्दर एक्विजिशन भी इजीली कर पाओगे। सो बैंक का लोन देना आसान, आपका लोन लेना आसान, और आपने एक एक्विजिशन कर लिया, उससे जो कॉन्फिडेंस आया, ये सब का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये आपको फर्दर एक्विजिशन और मल्टीपल प्रॉपर्टीज का करने के लिए बहुत अच्छा आपको स्टार्टिंग पॉइंट देगा। अब जैसे जैसे आपने ऐसे एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, दो के बाद तीन एक्वायर कर ली, तो आपका क्या धीरे धीरे एसेट का जो ये पूरा बेस है ना, ये एसेट का बेस धीरे धीरे बहुत बड़ा स्ट्रांग होता रहेगा, हाई इन वैल्यू होता रहेगा। तो जितना जैसे जैसे एसेट का बेस स्ट्रांग होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी मतलब लोन टेकिंग एंड लोन रीपेइंग कैपेबिलिटी वो इम्प्रूव होगी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड इम्प्रूव होगा, और आपकी आगे की प्रॉपर्टीज या एक्विजिशंस की फंडिंग करने के लिए आपका ये जो एग्जिस्टिंग एसेट बेस है ना, अब इसकी ये काम आएगा। अब इसके ऊपर आपको लीवरेज आसानी से मिल जाएगी। सो इसमें मतलब आप कितने भी समय के लिए, फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यू कैन कंटिन्यू टू एक्वायर मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड एसेट बेस इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो व्हेन यू स्टार्ट यंग, यही मेरे इस वीडियो का टॉपिक था कि व्हेन यू स्टार्ट यंग इन इन्वेस्टिंग इन अ रियल एस्टेट एंड यू कंप्लीट वन एक्विजिशन, तो उस टाइम पे दिस रियल एस्टेट एक्विजिशन जो आपने जो करी है, वो दैट विल डू मोर गुड टू यू एज कंपेयर टू योर सिप। एंड सिप का जो आप रास्ता है ना, रेंट से बनाओ, ना कि सैलरी से। सो अगर आपने इनिशियल स्टेज में अपने लिए रियल एस्टेट सॉर्ट आउट कर ली एंड वहां से आप सिप दे रहे हो, एंड कॉन्फिडेंस आने पे, लोन अच्छे मतलब लोन टेकिंग कैपेबिलिटी आने पे, बेटर टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएट करने की पावर आने पे, आप जब लोन टेकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, पेमेंट अच्छी होगी, पर ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन होगा, तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी एक्वायर करना की जो जर्नी है, क्या इसका जो पाथ है, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड तो ये कब हुआ? ये तभी हुआ जब आपने यंग एज में एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अपने लिए एक्वायर कर ली और आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। सो इसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एट अ यंग एज विल डू मोर गुड टू यू इन योर लेटर पार्ट ऑफ योर वर्किंग लाइफ एज कंपेयर टू सिप। एंड इसमें क्या है, आप जो सिप करने वाला यूथ है, वो पूरे बाकी के सिस्टम के लिए, जो डिफरेंट एंटिटीज हैं सिस्टम की, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, ग्लोबल ब्रांड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, लोन गिविंग कंपनीज, इन सब के लिए वो सिप करने वाला यूथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बढ़िया टारगेट है। क्योंकि उसको आसानी से उसमें से पैसा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको इन्फ्लुएंस करके, उसको मिसगाइड करके, मिससेल करके, क्योंकि उसके पास फंड्स अवेलेबल है। जो रियल एस्टेट में बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कमिटेड है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो हर महीने अपनी
अपनी ईएमआई चुका रहा है, उसके पास उसके खर्चे लायक ही पैसे बचते हैं, तो वो फालतू का कोई गैजेट नहीं लेगा, फालतू का वो शो ऑफ करने के लिए उसकी कोई टेंडेंसी नहीं होगी, वो डिसिप्लिन और कमिटेड होगा। तो रियल एस्टेट वाला यूथ है वो पूरे सिस्टम के लिए तो बेकार है, सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वो बहुत बढ़िया है, बहुत बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू सिप वाला यूथ। तो यही एडवांटेजेस हैं जो एक यूथ जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दे यंग एज में, वो इंजॉय करेगा एज कंपेयर टू जो इन्वेस्ट नहीं करता, वो जो सिप के रास्ते पे पहले जाता है। मैं आपको सिप को इसमें खराब नहीं बोल रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं सिप का रूट बदल दो, सिप को सैलरी से देने की बजाय सिप को रेंट में से दो, ऐसा अरेंजमेंट अपनी लाइफ में बना लो। सो अब आपको समझ में, अब इसमें सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, बट कई ही सारे नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट हैं, जो मेंटल सिक्योरिटी, फ्रीडम, जो प्रेशर का ना होना अपनी लेटर लाइफ में, ये भी नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स इतने ज़्यादा रिवॉर्डिंग और इतने ज़्यादा रिलैक्सिंग होते हैं, इतना ज़्यादा पीस ऑफ माइंड आपको देंगे जब आपकी एज 40 से 45 ईयर्स के आसपास होगी, कि यू विल नेवर रिग्रेट कि आपने पहले रियल एस्टेट क्यों ले ली। एंड बिकॉज जब आप अपने संग के कलीग्स को देखोगे कि इन द एज ऑफ 40 एंड 45 ईयर्स वो इस प्रेशर में है कि जॉब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब वो जाके रियल एस्टेट की ईएमआई भर रहे हैं, प्रॉपर्टी की ईएमआई भर रहे हैं। सो विद दिस वीडियो my aim was to help to make you aware that रियल एस्टेट को इनिशियल स्टेजेस में व्हेन यू आर यंग एक्वायर कर लेना ही बेटर है, या उसकी एक्विजिशन एटलीस्ट स्टार्ट कर देना बेटर है, एंड आपको वो स्कोप देती है आगे मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक्वायर करने का और अपनी जॉब पे डिपेंडेंसी कम करने का, इंडिपेंडेंट आगे बढ़ने का, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहुंचने का। सो ये मेरा इस वीडियो का मैसेज था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इससे आपकी भी दिमाग सोचने को कुछ मिला हो, आपको भी लगा हो कि यार ये भी तो है कि चारों तरफ से सिप 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 लोग बोल रहे हैं, पर सिप बोल बोल के क्या चीज़ ओवरलुक कर देते हैं, क्या चीज़ छुपा लेते हैं, वो आपको इस वीडियो से समझ में आई हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।